ईवीएम सड़क पे क्यों पाए जाते हैं, ईवीएम के स्ट्रांग रूम की दीवारें क्यों पड़ी जाती हैं, बैलेट पेपर कूड़े के ढेर में क्यों पाए जाते हैं, ईवीएम सड़कों पे घूमता हुआ नजर क्यों आता है। क्यों जिताएगी जनता भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए जिताएगी कि इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में महंगाई बढ़ रही है, इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लुभावनों नारों पे जनता विश्वास कहाँ कहाँ? मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको किस फैक्ट के साथ में कह सकते हैं कि जनता ने वोट नहीं दिया है विपक्ष को, बता दीजिए। तब इन चुनाव भाजपा लड़ती है और भाजपा को सपोर्ट आप लोग करते हैं, बात ध्यान रखिए। यही है, हारते आप हैं और आप कहते हैं मतलब हमने हरा दिया। मतलब समाजवादी पार्टी को हम प्यार भी नहीं। जहाँ प्रधानमंत्री जी को गांधी के नाम से फायदा होता है वहाँ गांधी पे माला चढ़ाते हैं, और जहाँ प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि यहाँ पर गांधी के नाम से वोट नहीं मिलेगा, यहाँ गॉडसे के नाम पे वोट मिलेगा, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गॉडसे को प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोहरे चरित्र की राजनीति चल रही है। नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा है, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाम जगह देखे गए। एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से गठबंधन अखिलेश यादव का है वो टूटता नजर आ रहा है। हालांकि हार को कुछ ही समय हुए हैं, समीक्षा होनी भी बचा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि राजभर जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं और गठबंधन छोड़ रहे हैं और अमित शाह से उनकी जो है मुलाकात हो रही है। हालांकि इन लोगों का आरोप था कि ईवीएम ने हमें हरा दिया और ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और तमाम जगह संज्ञान लेने की बात कही गई अखिलेश यादव के द्वारा। पहले आपसे जानेंगे, अभी तो हार का जो जख्म है वो भरा भी नहीं और गठबंधन के जो आपके साथी हैं वो अब इधर उधर भटक रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या अब आप लोग मान गए, क्या विपक्षी पार्टियां मान गई हैं कि बीजेपी से टकराना मतलब चूर चूर हो जाना, मतलब साथ ही रहेंगे तो कुछ होगा? एक बात आप मुझे बताइए, जो आदमी अपनी पार्टी को मर्ज करने वाला है उसने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो लास्ट टाइम तक इसी गठबंधन में रहेगा, अखिलेश यादव के साथ रहेगा। आपको उसके बाद भी कोई शक बचा है? और कौन सी मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं? वो मीडिया जो देश की सरकार के हाथों में बिक चुकी है, उस मीडिया की बात करते हैं। उसके सूत्रों का पता तो चले ज़रा। अब कल को मैं कह दूं कि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि आपने 5 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए अंदर कर लिया है, तो आप यकीन करेंगे? है मतलब सूत्र के आप आरा कर जो मर्जी बात बोल सकते नहीं है मोहित शर्मा, लेकिन नेताओं में क्या होता है कि जब चले जाते हैं तब खुल के आते हैं, पहले कहते नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। पहले मैं समझता था कि इस देश के अंदर झूठ बोलने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही करते हैं, लेकिन आपने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया। मीडिया तो अपना सूत्र लगा के सारा कुछ झूठ बोल देती है। अरे भाई, माना कि सूत्र से आप अपना परला झाड़ देते हैं, लेकिन आप झूठ क्यों बोलते हैं? हार की बौखलाहट है क्या? हार की बौखलाहट किसको है? आप क्या समझ रहे हैं? आखिरी बार चुनाव है इस देश में, हर 6 महीने पे चुनाव आता है इस देश में, हर 6 महीने पे। सुपरा भी साफ हो जाता है विपक्ष का। आप हर बार दिखाते हैं, आ जाते हैं आप इंट्रोडक्शन लेकर, नमस्कार मैं हूं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। कभी आपने ये दिखाया कि नमस्कार मैं हूं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में या देश में बढ़ती महंगाई, आप देश में देख रहे हैं बढ़ता भ्रष्टाचार? पीआरबी पे लोग वही देखते हैं, वही जमीनी मुद्दे देखते हैं, कुछ और नहीं देखते हैं। हम यहाँ यूक्रेन की खबर पीआरबी पे नहीं दिखाते। दर्शक जो पीआरबी देखते हैं उन्हें पता है हम यूक्रेन में युद्ध हो रहा है ये नहीं दिखाते, हम यूपी में क्या हो रहा है ये दिखा रहे हैं, और हम जमीन पे मौजूद है। आप ये मत सिखाएं हमें। सुन लीजिए, सिखाने की जरूरत भी नहीं है। एक दलाली वाला आदमी जानता है कि उसे दलाली किस लेवल पे करनी होती है, ठीक है ना? तो मेन स्ट्रीम जानती है कि उसको पैसा कहाँ से मिलता है दलाली का। रुक जाइए, मुझे क्लियर करने दीजिए। पहली बात ये कि आपने आज डिस्कशन किया ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर आएंगे, लेकिन आपको मीडिया ने हरा दिया क्या आपको पीआरबी ने हरा दिया? क्या आपको दानिश अंसार ने हरा दिया? जो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बिकाऊ कर रहे हैं, कह रहे 3 करोड़ में बिके। मैं आपसे एक फैक्ट पूछता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो बोल रही है, आपने बोला कि मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि सूत्रों के हवाले से पता चला है ओम प्रकाश राजभर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके इस बात को क्लियर कर दिया, तो आप बोलने के हकदार ही नहीं बचते। आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए। जब सामने वाला आदमी मना कर रहा है कि भाई वो नहीं जा रहा है, तो भैया आप क्यों सवाल कर रहे हैं? फिर दूसरा, अंधभक्त जो हैं वो लिख रहे हैं, इस तरीके का ट्रेंड चला रहे हैं। अंधभक्त ट्रेंड में लिख रहे हैं कि बुलडोजर के तले साइकिल दब के कुचल के जो है दब गई है, ये लिख रहे हैं। तो रुक जाइए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कल से अंधभक्तों की दीदी जो हैं वो स्कूल या कॉलेज बुलडोजर पे जाएंगी क्या? साइकिल तो दब गई बुलडोजर के तले। तो ये इस तरीके की बातों का और तथ्यों का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब ऊटपटांग बातें हैं। आप बात करिए फैक्चुअल चीज़ों पर। फैक्चुअल चीज़ ये है कि आज डीजल के जो मूल्य है, उसका थोक मूल्य जो है उसमें 25 रुपये वृद्धि हो गई है। तो इससे देश की जनता के ऊपर क्या क्या फैक्ट पड़ेगा? आप बात करिए कि देश के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, चाय कॉफ़ी, उनके दाम बढ़ रहे हैं लगातार। अभी आज ही न भारत टाइम्स आप देख, जनसत्ता का आप देखिए, जनसत्ता रिलीज़ करिए और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मूलभूत आवश्यकताओं पे बात करते हैं ना, तो हम आपको मूलभूत ही चीज़ें बताते हैं जो जिनकी ज़रूरत आज इस देश की जनता। अभी सरकार बनी भी नहीं है, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और अभी चाहेंगे कि सरकार कुछ करे, तो शपथ तो लेने दें योगी जी को।
क्या कैसी बात करते हैं आप? ये इस तरीके का ना तथ्यों का प्रयोग करना एक पत्रकार की बुद्धिमत्ता को नहीं दर्शाता, उसकी इस चीज़ को दर्शाता है कि वो पत्रकार कितना अनएजुकेट है। आप कहते हैं कि सरकार अभी बनी है, 5 साल पहले इनकी सरकार थी, सेंटर में इनकी सरकार है और आप कह रहे हैं सरकार अभी बनी है। आप तो ऐसे कह रहे हैं नई नवेली दुल्हन आई है और उसको भेज दिया किचन में जाके और ढूंढ के लाओ मसाले का डब्बा। भैया ये सब नहीं है, पुरानी सरकार है। अब आप ये कह के पल्ला भरोसा जताई तब तो सरकार वापस आई। मोहित शर्मा, आप ये क्यों नहीं समझते हैं? जनता ने आपको नकार दिया, जनता ने अखिलेश यादव को नकारा, जनता ने कांग्रेस को नकारा, सपा को नकारा, बीएसपी को नकारा, चुना भाई बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। जनता पार्टी को सरकार क्यों चुनेगी? जनता क्यों चुनेगी भारतीय जनता पार्टी? जनता ने चुना है ना, ये तो समीक्षा आप कीजिए ना, आपका सुपरा साफ क्यों? मैं आपसे ये बोलता हूँ कि ईवीएम, मैं आपको बता तो रहा हूँ सर, ईवीएम सड़क पे क्यों पाए जाते हैं? मैं बार बार चीख के बोल रहा हूँ, ईवीएम सड़क पे क्यों पाए जाते हैं? ईवीएम के स्ट्रांग रूम की दीवारें क्यों पड़ी जाती हैं? बैलेट पेपर कूड़े के ढेर में क्यों पाए जाते हैं? ईवीएम सड़कों पे घूमता हुआ नजर क्यों आता है? मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए। क्यों जिताएगी जनता भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए जिताएगी कि इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में महंगाई बढ़ रही है, इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसलिए जिताएगी। तो फिर आपके लुभावनों नारों पे जनता विश्वास कहाँ की कहाँ है आपके पास? मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको किस फैक्ट के साथ में कह सकते हैं कि जनता ने वोट नहीं दिया है विपक्ष को? बता दीजिए मुझे। आप अगर ये कहते हैं तो आप इन बात को नहीं नकार सकते कि मेरे भाई ईवीएम सड़क पे पाया गया। आप क्यों नकार रहे हैं इस बात को? क्या आपने नहीं माना इन बातों को? क्या आपने बैलेट पेपर को पड़े हुए कूड़े के ढेर में नहीं देखा? ये मैं आपसे पूछता हूँ। आप पॉलिटिशियन, आप आरोप लगा सकते हैं, हम तो वो मानेंगे जो हमारा इलेक्शन कमीशन कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि वो जो ईवीएम सड़कों पे पाई गई, वो ईवीएम जा रही थी डीएम के आदेश पे जा रही थी और वहाँ पे प्रशिक्षण के लिए जा रही थी। वो ईवीएम नहीं था जो जिससे मत का प्रयोग किया गया था। आप इस चीज को क्यों नहीं समझते? क्या विपक्ष गुमराह करती है लोगों को? आप अगर हारते हैं तो आप स्वीकारिए ना, आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, आप मुद्दे को मजबूत कीजिए, मुद्दा विहीन चुनाव मत लड़िए। आप मुद्दा विहीन चुनाव भाजपा लड़ती है, मुद्दा विहीन चुनाव भाजपा लड़ती है और भाजपा को सपोर्ट आप लोग करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। आरोप यही है, हारते आप हैं और आप कहते हैं मतलब हमने हरा दिया, मतलब समाजवादी पार्टी को हमने पीआरवी ने हरा दिया। चिल्ला लिया आपका, सुनेंगे आप कह रहे हैं मुद्दा विहीन चुनाव, मतलब रोजगार मांगना, एजुकेशन पे बात करना, हेल्थ पे बात करना, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करना, ये मुद्दा विहीन है। और क्यों नहीं आपके इसमें नारों पे क्यों नहीं आए? फिर बताए ना, बिजली फ्री, ये फ्री में उचकाइएगा, पहले नहीं उचका रहे हैं, आप बताए ना। को उचकाने का काम से पहले ना रियल फैक्ट्स पे बात करिए, ठीक है? जनता क्यों वोट देगी, इस काम पे देगी। और आप क्या कहते हैं मुद्दा विहीन है? मुद्दे ये हैं धर्म, जाति, सांप्रदायिक नाम पे। आप एक मूवी लेके आते हैं कश्मीरी फाइल्स, मुझे एक बात मुझे क्लियर कर दीजिए, कश्मीरी फाइल्स के नाम पर आपने एक डायरेक्टर ने, ये सवाल मैं जनता से कर रहा हूँ, आपसे नहीं है इसमें इन्वॉल्वमेंट, ये सवाल जनता से है कि द कश्मीरी फाइल्स के नाम पर एक डायरेक्टर ने लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया कमाया। उसके अंदर काम करने वाले एक्टर्स ने लाखों करोड़ों रुपए में उन्होंने फिल्म को साइन किया। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस फिल्म के जरिए कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी लोगों को या कश्मीर से भगाए जाने वाले कश्मीरी लोगों को या कश्मीरी पंडितों को क्या फ़ायदा मिला है? लाखों करोड़ों रुपया कमाया किसने? फिल्म वालों ने। रुक जाइए, पहले सरकार करेगी, जो सरकार है ना वो करेगी ना। प्रोडक्शन हाउस क्यों फायदा देगा किसी को? प्रोडक्शन हाउस का काम होता है जो कहानियां हैं उसे पर्दे पे लाना। उन्होंने किया, कोई पहली बार तो कोई कहानी बना नहीं। कहानियां अगर सारी सच्ची होती हैं तो मिथुन चक्रवर्ती की बहन को हर फिल्म में गुंडे उठाकर ले जाते हैं, तो मिथुन चक्रवर्ती की बहन सुरक्षित है? कहानी कहाँ से कहाँ, मतलब आप एक एक्टिविस्ट है, थोड़ा नाप तोल के बोलिए। आप हंसी मजाक के पात्र बन रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि कहानियां सच होती हैं तो लोगों ने पद्मावती का विरोध क्यों किया था? अगर कहानियां सच होती हैं तो पद्मावती फिल्म का विरोध क्यों हुआ? इसका जवाब आप विरोध कीजिए, उसमें आपत्ति नहीं है। आप कह रहे प्रोडक्शन हाउस मदद क्यों नहीं किया, लाखों करोड़ों कमा लिया। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने उस फिल्म की आड़ में जो देश के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, चलिए 8 साल आपकी सरकार को हो गए, आपने कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं बसाया? मेरा मुद्दा ये है कि एक डायरेक्टर ने पैसा कमा लिया, एक पॉलिटिशियन को हिंदू मुस्लिम कराने का मुद्दा मिल गया, कश्मीरी लोगों को क्या फ़ायदा हुआ इस फिल्म से? ये बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था, आप उसको घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि एक डायरेक्टर पैसा कमा कर ले गया, सत्ता में रही, बीजेपी भी रही, तो आप सवाल करें, अच्छी बात है। आप कंप्लीट नहीं करने थे एक सेंटेंस को, बुरी आदत है आप में। अगर आपको बोलना है तो आपके हाथ में माइक है, चिल्ला लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। जनता सुनना चाहती है, नहीं सुनाना चाहते तो मना कर दीजिए, चिल्ला लीजिए। सुनना भी चाहती है और सुनाना भी चाहती है। मैं जनता को यह कहना चाहता हूं कि एक डायरेक्टर पैसा कमा के चला गया, एक जो एक्टर साइन हुआ वो पैसा कमा के चला गया, पॉलिटिशियंस को जिन्होंने टैक्स फ्री फिल्म को किया उन्होंने नफरत का जहर घोल के देश में हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा छेड़ दिया।
मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस देश के अंदर कश्मीरी पंडित अनुपम खेर ही है और कोई नहीं है? अनुपम खेर इकलौते कश्मीरी पंडित हैं। अनुपम खेर से पूछे कि आप बीजेपी के पक्ष में फिल्म बनाते हैं, कभी बनाइए गोधरा कांड पे फिल्म, गोधरा स्टेशन पे 50 हिंदू मरे थे, बनाइए फिल्म। पुलवामा पे बना लीजिए फिल्म, इतना शौक है तो सारे शौक उतर जाएंगे आपके। और पुलवामा पे फिल्म बनेगी तो क्या नरेंद्र मोदी जी करेंगे टैक्स फ्री? देश में हिंसा मत फैलाइए। आपकी एक फिल्म के कारण देश में दंगे और फसाद हो जाएंगे, सांप्रदायिक हिंसा हो जाएगी, देश जल जाएगा। आप इस देश के टुकड़े क्यों करना चाहते हैं? हिंदुस्तान एक बहुत प्यारा वतन है, एक खूबसूरत वतन है। इस वतन की रिस्पेक्ट करिए, इस वतन को तोड़ने की नहीं, इसे जोड़ने की बात करिए। जो भी हुआ एक निंदनीय घटना है, पूरा देश उसकी निंदा करता है, लेकिन देश ये चाहता है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करेंगे, कश्मीर के लोगों के लिए क्या करेंगे। आप ये मत दिखाइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरा देश जानता है 19 जनवरी 1990 का इतिहास कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के समर्थन से सरकार चल रही थी और दिल्ली में जनता दल के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में बैठ के तमाशा देख रहे थे जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया। और ये देश का इतिहास, पूरे देश से इतिहास को मिटाना चाहते हैं। ये इस देश में आरएसएस का इतिहास लिखवाना चाहते हैं। तभी तो इस देश के अंदर महात्मा गांधी को भी लोग गलत ठहराते हैं और महात्मा गांधी का स्टैचू बना के उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं। और प्रधानमंत्री दूसरी ओर कहते हैं महात्मा गांधी की बात तो इस देश में बहुत कम की जाती है। महात्मा गांधी जी की बात कहाँ से होगी? असल में प्रधानमंत्री जी दोहरा चरित्र प्रदर्शित करते हैं। जहां प्रधानमंत्री जी को गांधी के नाम से फ़ायदा होता है वहां गांधी पे माला चढ़ाते हैं, और जहां प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि यहां पर गांधी के नाम से वोट नहीं मिलेगा, यहाँ गॉडसे के नाम पे वोट मिलेगा, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गॉडसे को प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोहरे चरित्र की राजनीति चल रही है। आप क्लियरिफाई करिए कि आपका स्टैंड क्या है। आप महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको तो आपने खत्म कर चुका है। बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताओं पर अब इस देश में चुनाव नहीं लड़ा जाता। क्या मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस देश के अंदर एक एक व्यक्ति के पास में खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, तो फुटपाथ पे बैठे लोग कौन हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से कि आप मूलभूत चीज़ों पर इलेक्शन क्यों नहीं कराते हैं? क्यों और कब तक इस देश में हिंदू और मुस्लिम और कास्टलिज्म के नाम पर इतनी समस्या देश में है जिसको आप गिना रहे हैं, फिर भी सरकार और सत्ता में तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ही आ जाती है। चाहे आपके मुद्दे कितने ही गंभीर हो, मुद्दे कितने ही बड़े हो, लेकिन सरकार उनकी आती है। लेकिन अब सवाल मेन मुद्दे पे आते हैं। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में कब्जा करने में कामयाब रही, तो क्या आगे भविष्य में जो विपक्ष वो उसको कहाँ देख रहे हैं? क्या विपक्ष वापसी कर पाएगी? क्या विपक्ष मजबूती से फिर चुनाव लड़ पाएगी? क्योंकि अब कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को लोग ये नहीं देख रहे हैं क्या 2024 में कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, क्या 2024 में कांग्रेस विपक्ष बचेगी कि नहीं बचेगी? सवाल ये उठ रहे हैं मोहित शर्मा। तो क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने सबको खत्म कर दिया है? अब ऑप्शन नहीं है, विपक्ष मर गया है, नाम का विपक्ष रह गया। बताता हूँ, इस देश में तीन तरीके की सत्ता चलती है। एक वो होती है जहाँ फुल टू फुल डेमोक्रेसी होती है, एक वो होती है जो इंडिया जैसी डेमोक्रेसी है, और एक वो होती है जिसे हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि विपक्ष को ख़त्म कर भारतीय जनता पार्टी अब इस देश के अंदर विपक्ष को खत्म कर डिक्टेटरशिप लागू करना चाहती है। तो खुद खत्म हो रही है ना। विपक्ष चुनाव नहीं लड़ पा रही है, विपक्ष जमीन पे नहीं दिख रही है, विपक्ष उस हिसाब से काम नहीं करी, तभी तो जनता नकार रही है। विपक्ष जमीन पे क्या चुनाव नहीं है तो जमीन पे लेटी ही रहे हैं, जमीन पे लेटी रही यूं करके आसन लगा के, क्या बात चाहते हैं? आप भी मान गए कि विपक्ष जो है चुनाव के वक्त ही एक्टिव रहता है, आप भी मान गए? नहीं, मैंने तो नहीं कहा ये बात। अब आप एक बात, मुझे फर्क सिर्फ इतना है कि इस देश का विपक्ष एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे बात करता है और इस देश का सत्ता पक्ष धर्म और सांप्रदायिक हिंसा में भरोसा रखता है। क्या जनता गुमराह हो गई है? क्या जनता गुमराह हो गई जो तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार आ जाती है? क्या जनता गुमराह हो गई? जनता गुमराह नहीं हुई है। जनता तो ये भी नहीं जानती है कि क्या उसका वोट सही जगह पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है। जनता तो ईवीएम पे टिकरा फोड़ेंगे आप। मैं कहता हूं कि ईवीएम को जिस देश ने बनाया, ईवीएम को वही देश क्यों बैन करता है? इस बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए, बता दीजिए ना। सवाल जवाब अगर पूरी रात भी चले तो कोई सवाल का जवाब जो है कोई मिल नहीं पाएगा। सीधा जो मामला है वो ईवीएम पे चला आता है कि ईवीएम जनता ने वोट दिया। मैं आपसे कहता हूं जनता ने वोट दिया, ठीक है, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार कोई भी आए यार, हमें भी कोई फर्क नहीं है। सरकार मोदी जी की रहे, राहुल गांधी की रहे, अखिलेश यादव की रहे, मायावती की रहे, हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जनता जो चाहती है, जनता चाहती है कि देश में लड़ाई झगड़े ना हो, दंगे और फसाद ना हो। जनता यही चाहती है। जनता को 2 वक्त की रोटी मिले। बिल्कुल, अरे मूलभूत, आप
माइंडेड से जीते हैं। चलिए मैं कहता हूं कि आप जीते हैं तो जीतने के बाद काम करिए। ये मंदिर और मस्जिद की राजनीति के लिए मौलाना और पंडित बिठा रखे हैं, नेता इसमें ना उलझें। काम करते हैं तब भी तो आप विरोधी करते हैं। नहीं तो काम कहाँ करते हैं, अगर काम कौन सा किया है ये भी तो बता दीजिए। इस देश की बदहाली ये है कि जिस देश के अंदर गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर आप इस देश के अंदर एजुकेशन के लिए लोन लेंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना। तो ये इस देश की बदहाली है और इस बदहाली को दूर करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, तो बीच इंटरव्यू में नोक झोंक भी चलता रहता है और ये मोहित शर्मा का अंदाज है कि जो तमाम सवालों का डरते नहीं है, कुछ होता नहीं है, बड़ी बेबाकी से अपनी राय तमाम सवालों पे दे देते हैं। तो फिलहाल मोहित शर्मा से बातचीत हो गई, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियोज़ में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।